नमस्कार साथियों, ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 2026 की नई प्लेलिस्ट सभी प्रैक्टिकलों की ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की जारी करने वाले हैं, जिसमें 1 नंबर से 110 नंबर तक संपूर्ण प्रैक्टिकल होंगे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के। जो भी स्टूडेंट ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से कोई भी भर्ती का स्किल टेस्ट देने जाता है तो वो पहले इस प्लेलिस्ट को देख कर जाएं। इससे बाहर कोई मैटर नहीं रहेगा आपका। हर स्किल टेस्ट में कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे इसरो, DRDO, बार्क, PGCIL, NPCIL, NFL, RFCL, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं जिसमें ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आती हैं और उनमें स्किल टेस्ट करवाया जाता है, स्किल टेस्ट पूछा जाता है, उन स्टूडेंट के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो आपके 1 नंबर प्रैक्टिकल से 110 नंबर प्रैक्टिकल तक जिसने भी ये सारे प्रैक्टिकल सीख लिए, प्रैक्टिकल कर लिए, वो स्टूडेंट किसी भी प्रकार के स्किल टेस्ट में नहीं रहने वाला है। सब ऊपरी ऊपर आपका नाम आने वाला है इस प्लेलिस्ट को पढ़ने के बाद। चलो 1 नंबर पे अपन चलते हैं। जो भी आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करवाने से पहले आपको हैंड टूल की आवश्यकता होती है। तो तमाम अपने पास तो 40 से 50 हैंड टूल हैं। सारे हैंड टूलों का आपको नाम और उसका काम बताएंगे, कौन सा हैंड टूल का क्या नाम है, उसका क्या काम। यहां से अपने स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजारों में अगर अपन बात करें तो आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। और प्लायर की अपन बात करें तो प्लायर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें चारों का नाम अलग अलग है, चारों का काम भी अलग अलग है। जिसमें पहला प्लायर की अपन बात करें तो वह है कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या इसका नाम? कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका क्या काम है? इलेक्ट्रीशियन इसका कहाँ उपयोग करता है? इससे इलेक्ट्रीशियन एक से अधिक कमांड काम करता है, जिससे इसका नाम क्या दे दिया? कॉम्बिनेशन प्लायर। नाम तो प्लायर है लेकिन इसका नाम क्या दे दिया? कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर के अंदर अपन बात करें तो इसमें देखो पकड़ने वाली जॉब होती है, जिस किसी जॉब को अपन पकड़ सकते हैं। इसके अंदर किसी भी जॉब को अपन कोई भी वायर है उसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी वायर या पतला वायर, वायर भी होना चाहिए, पतला वायर होना चाहिए, नरम वायर होना चाहिए, उसको अपन काट भी सकते हैं और उस वायर का अपन इंसुलेशन भी उतार सकते हैं। इंसुलेशन उतार सकते हैं। पतले वायर, नरम वायर को अपन काट भी सकते हैं। हार्ड वायर नहीं काटना, इसमें कटर होता है, ठीक है। किसी जॉब को अपन पकड़ भी सकते हैं और किसी जॉब को पकड़ करके उसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं। ये कट है, कट से हल्का कट लगा करके वायर का इंसुलेशन उतार सकते हैं और उसको काट भी सकते हैं। GI वायर, हार्ड वायर नहीं काटना है, नरम जैसे कॉपर का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, उसको अपने आसानी से काट भी सकते हैं। जो बीच की जा है इसके अंदर, इससे अपन किसी जॉब को पकड़ सकते हैं मजबूती से। जैसे ये जॉब अपने पास कोई भी अगर इसको पकड़ना हो तो अपन इस जॉब से यहाँ भी इससे पकड़ सकते हैं। जैसे इसको पकड़ना हो तो पकड़ लिया इसको। अगर किसी वायर को ट्विस्ट करना हो तो 2 वायर के टुकड़ों को लेकर के अपन ट्विस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अपने पास वायर के 2 टुकड़े हैं, इस वायर को अगर काटना हो तो अपने इसे काट भी सकते हैं। कट गया। अगर आपको इसका इंसुलेशन उतारना हो तो आप इंसुलेशन भी उतार सकते हैं, वायर से उतर गया। और अगर वायर का इंसुलेशन उतारने के बाद आपको किसी वायर को जोड़ना हो तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? ट्विस्ट भी कर सकते हैं। अब दोनों का इंसुलेशन उतार लिया, अब इसको पकड़ करके अपने इसको ट्विस्ट कर सकते हैं ऐसे। तो एक से अधिक कार्य हो गया। ये इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो साइज में 150 mm से लेकर के 250 mm तक के होते हैं, छोटे बड़े, जो भी आपकी काम के अनुसार आप निश्चित करें कि मेरे को इस साइज का प्लायर चाहिए तो उस साइज का आपको प्लायर मिल जाता है, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल है, हर प्रकार, हर डिजाइन, हर मापतोल है। दूसरे प्लायर की अपन बात करें तो ये भी दोनों प्लायर ही हैं, लेकिन इनका भी नाम अलग अलग है। काम के अनुसार इसका नाम अलग अलग है। ये भी 2 प्लायर है, इसको बोलते हैं लॉन्ग नोज प्लायर। क्या नाम है इनका? लॉन्ग नोज प्लायर। अब नोज प्लायर तो हैं लेकिन इसमें भी इनके प्रकार हो गए। एक तो होता है राउंड नोज, एक होता है फ्लैट नोज। लॉन्ग नोज तो हैं लेकिन ये है फ्लैट नोज, ये है आपका राउंड नोज।
इसकी नोज है जो फ्लैट में है और इसकी नोब है वो राउंड में है, राउंड में। इनका काम क्या है? फ्लैट नोज प्लायर का कहीं भी अपनी तंग जगह हो, जैसे अपने पास ये मशीन है, मशीन के अंदर कोई स्क्रू फंस गया हो या कोई स्क्रू को लगाना हो, तो इससे फ्लैट नोज प्लायर से पकड़ करके आपने जहां अपना हाथ नहीं घुसता हो, कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं जाता हो, तंग जगह हो, वहां अपन फ्लैट नोज प्लायर से कोई भी पकड़ करके अपन लगा सकते हैं। जैसे ये पकड़ के लगाना है अंदर तो ये लगा सकते, ठीक है। क्या नाम है इसका? फ्लैट नोज प्लायर। ये है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का किसी वायर का हुक या लूप बनाना हो वहां इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक है डायगोनल कटर या साइड कटिंग प्लायर, इससे अपन वायर को काट सकते हैं। वैसे इसको बोलते हैं डायगोनल कटर या साइड कटिंग प्लायर भी बोल सकते हैं। इसका काम है किसी वायर को काटना। हर औजार का अलग अलग काम है, काम के अनुसार ही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको काटना है तो इसे आराम से आप काट सकते हैं। कितने औजार हो गए? 4। अब है आपके पास वायर स्टिपर। इससे अपन वायर का इंसुलेशन भी उतार सकते हैं और पतले वायर को अपन काट भी सकते हैं। जैसे मान लो कि वायर का काटना है, इस वायर को काटना है तो आप इससे काट भी सकते हैं। अगर आपका इसको इंसुलेशन उतारना हो तो आपका इंसुलेशन भी उतार सकते हैं। मोस्टली ये वायर के ऊपर से इंसुलेशन हटाने के लिए वायर स्टिपर लगाया जाता है, ठीक है। देख लिया ना वायर स्टिपर, ठीक। एक औजार है आपका पिंसर। पिंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है? या दीवार या कोई लकड़ी, बोर्ड, प्लाई, इसके अंदर अगर कोई कील फंस जाती है तो उसको पकड़कर आसानी से अपन निकाल सकते हैं। इसका नाम है पिंसर। क्या है? पिंसर। एक है आपके पास मेजरिंग टेप। इससे अपन किसी जॉब या लंबाई चौड़ाई मापनी हो तो उससे अपने मेजरिंग टेप से माप सकते हैं। इनकी भी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। लंबाई की बात करें तो अपन 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर में होती, ठीक है। एक होता आपका स्टील रूल। ये आपका स्टील रूल है, इससे भी अपन किसी जॉब का माप तोल कर सकते हैं। स्टील रूल के अंदर बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका लिस्ट काउंट मान कितना होता है स्टील रूल का? इसका लिस्ट काउंट मान 0.5 mm होता है, ठीक है। अगर माइक्रोमीटर का पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? माइक्रोमीटर वायर गेज लिया उधर से, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मान होता है 0.01, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं आगे स्क्रू ड्राइवर की। स्क्रू ड्राइवर का क्या कार्य है? स्क्रू को खोलना और कसना, और इससे अलावा कोई काम में नहीं लेना इसको। स्क्रू को खोलना और कसना, यह है स्क्रू ड्राइवर। ये भी आपके कार्य के अनुसार छोटे बड़े मापतोल में होते हैं। जैसे 100 mm हो गया, 200 mm हो गया, 250 mm हो गया। ये 2 प्रकार के आपको स्क्रू ड्राइवर मिल सकते हैं। एक तो ये हो गया स्क्रू ड्राइवर जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिशियन के लिए। अगर कोई मैकेनिकल कार्य करना हो जहां आपको इलेक्ट्रिकल का शॉक का डर ना हो, वहां आप इस हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है और ये स्क्रू ड्राइवर है जिसपे इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिशियन के लिए जो भी इंसुलेशन युक्त जो स्क्रू ड्राइवर जो भी औजार होता है वो यूज लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके सामने वायर गेज का है, वायर गेज भी है वहां रखा हुआ। ये है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से किसी वायर का व्यास मापा जाता है और व्यास मापते हैं अपने mm के अंदर। अगर माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट मान की बात करें तो 0.01 होता है, ठीक है। वायर का व्यास मापने के लिए अपने लेते हैं वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। SWG से भी आप क्या कर सकते हैं? वायर का व्यास माप सकते हैं। वायर का व्यास मापने के लिए आपके पास 2 हैंड टूल है, एक तो है माइक्रोमीटर और दूसरा है वायर गेज। वायर गेज आपके सामने ये वायर गेज है जिसके अंदर ये खांचे कटे होते हैं 0 से 36 तक। तो जितना नंबर ज्यादा बढ़ेगा उतना ही आपके वायर का व्यास छोटा होता जाएगा। जैसे 1 नंबर वायर है, 1 नंबर SWG का वायर सबसे मोटा होगा और 36 नंबर का सबसे पतला वायर हो, ठीक है। इसमें 0 से 36 नंबर तक वायर का व्यास माप सकते हैं जिसको SWG में बोला जाता है। और SWG के नीचे mm में माप लिखा होता है। SWG माप होता है ब्रिटिश पद्धति के अनुसार और mm का माप होता है अपने मीट्रिक पद्धति के अनुसार। अपन mm मीट्रिक पद्धति अपनाते हैं तो उसमें व्यास किस में मापा जाता है? mm में, और ये भी व्यास mm में भी दर्शाता है, लेकिन इस पे मेन बात ये SWG में दर्शाएगा और SWG के जो नंबर हैं उसके नीचे ही mm में माप दर्शाया हुआ है। तो आप SWG को तुरंत mm में कन्वर्ट करके अपना
वायर का व्यास देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू के अंदर दो ब्लेडें होती हैं, जिसमें एक ब्लेड का कार्य होता है किसी वायर के ऊपर से इंसुलेशन हटाना। किसी वायर से ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसका इंसुलेशन हटाने के लिए काम में लिया जाता है। और दूसरा जो ब्लेड होता है इसके अंदर, उसका काम है जो वाइंडिंग वायर होता है उसका इनेमल हटाने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें ब्लेडों का दो टाइप है, एक तो खुरदरी ब्लेड आती है और एक थोड़ी धारयुक्त आती है। धारयुक्त का तो उपयोग होता है जैसे ये इंसुलेशन है किसी केबल या वायर का, तो इस पे थोड़ा हल्का कट लगा करके इसके इंसुलेशन को छीला जाता है, हटाया जाता है। अगर ये जो खुरदरी ब्लेड है उसकी बात करें तो जैसे अपना ये जो वाइंडिंग वायर होता है ना, जैसे वाइंडिंग की हुई है इसके ऊपर, तो इस वाइंडिंग वायर के ऊपर भी इनेमल चढ़ा होता है चालक इनेमल। इस इनेमल को साफ करने के लिए जहाँ कनेक्शन निकालते हैं अपन कनेक्शन वायर के लिए, इस इनेमल को पहले हटाया जाता है। वहां कौन सी ब्लेड है? खुरदरी ब्लेड काम में ली जाती है। दोनों ब्लेडों का अलग अलग काम है। जो धारयुक्त ब्लेड होती है उससे अपने वायर का इंसुलेशन उतारते हैं, और जो खुरदरी ब्लेड होती है उससे अपने इनेमल कॉपर वायर या इनेमल आपका एल्यूमिनियम वायर उसके ऊपर से इनेमल हटाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन चाकू हो ही गया। अब चलो अपन, ये है आपका सुम्मी या पोकर। सुम्मी या पोकर, इससे क्या करते हैं अपन? ये अपन कोई भी बोर्ड या प्लाई या कोई लकड़ी का जो अपना वायरिंग बोर्ड होता है उसके अंदर स्क्रू लगाते हैं अपन। तो स्क्रू लगाने से पहले उसके लिए गाइड होल तैयार किया जाता है। ठीक है, आपको जैसे मान लो कि डायरेक्ट आप स्क्रू लगाओगे तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, स्क्रू इधर उधर फिसलेगा। और इससे पोकर से पहले उस पर अपना गाइड होल तैयार करके उसमें स्क्रू जहां आप फंसाना चाहो वहां आप फंसा सकते हैं। अब जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, मेरे को यहाँ स्क्रू लगाना है, तो इससे पहले यहाँ आपको एक कट करने जाना इसे, तो जहां आपका स्क्रू आप लगाना चाहो वहां स्क्रू लग सकता है। एक आ गया आपका सेंटर पंच। सेंटर पंच कोई भी धात्विक जो प्लेटें होती हैं, आपकी जो प्लाई होती हैं, उसके अंदर आपको ड्रिल करना हो या कोई सेंटरिंग करना, पंच करना हो, तो वहां आपको सेंटर पंच उपयोग में लिया जाता है। धात्विक के अंदर सेंटर पंच, लकड़ी या सनमाई का सीट हो तो आप ऊपर काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको लकड़ी की कोई प्लेट है, धात्विक जो प्लेट है उसके अंदर कोई ड्रिल करना है, तो ड्रिल करने से पहले उसके लिए मार्किंग करने के लिए अपने काम में लेते हैं, मार्किंग टूल होता है। ठीक है, ये होते हैं सिनिप। सिनिप का कार्य क्या है? सिनिप का पतली चादरों को काटने के लिए अपन सिनिप यूज करते हैं। तो सिनिप भी दो प्रकार की होती है। अगर चादर को सीधा काटना हो तो स्ट्रिप पिन होती है, और अगर चादर को राउंड शेप में काटना हो तो बेंट सिनिप होती है। इसका आगे का जो कटर है वो घुमा हुआ मुड़ा हुआ है और इसका सीधा है। सिनिप है, दोनों सिनिप है, एक का नाम स्ट्रेट है और इसका राउंड या बेंट सिनिप बोलते हैं। ठीक है, अब आगे स्पेनर सेट। स्पेनर सेट किसी नट या बोल्ट को खोलने या कसने के लिए अपन काम में लेते हैं। इसमें भी ओपन स्पेनर, रिंग स्पेनर, टी स्पेनर अलग अलग टाइप के होते हैं आपके नट बोल्ट के अनुसार। जैसे मान लो कि ये है आपका रिंग स्पेनर, ठीक है, और ये है आपका ओपन स्पेनर। एक तो होता है रिंग स्पेनर जिसके अंदर आपका राउंड शेप में आपके नट बोल्ट को खांचा कटा होता है। एक ओपन स्पेनर, ये ओपन है, आगे से खुला हुआ है, ठीक है। और एक होता है टी स्पेनर। टी स्पेनर यहाँ रखा होगा, देखो इसमें। टी स्पेनर से अपन क्या करते हैं, जो अंदर कोई भी नट बोल्ट के अंदर जो वो देखो आपके पास ग्रीस गन के पास रखा ना टी स्पेनर, ये टी स्पेनर। इसके अंदर कोई मान लो कि कोई मशीन है, उसके अंदर नट बोल्ट लगा हुआ है, उसको अंदर से खोल सकते हैं आसानी से अपन। जहां ये स्पिनर वहां सेट नहीं होते हैं, नहीं लगते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके डबल एंडेड और सिंगल एंडेड में होता है। अगर एक ही साइड में आपका स्पिनर है तो वो सिंगल एंडेड, अगर दोनों साइड में अगर स्पिनर है तो वो डबल एंडेड हो जाएगा। ये डबल एंडेड ओपन स्पिनर है। और अगर इसमें ये राउंड शेप में दोनों साइड में डबल एंडेड रिंग स्पिनर, ठीक है। अब इसमें एक साइड में रिंग और एक साइड में ओपन स्पिनर है, ठीक है। अब आ गए आपके कैलिपर, इधर हो रहा है कैलिपर। ये दो टाइप के होते हैं कैलिपर, इनसाइड आउटसाइड, और एक होता है डिवाइडर। ये भी एक प्रकार के आपके मार्किंग टूल होते हैं। डिवाइडर क्या होता है? मार्किंग टूल होता है। अगर किसी सनमाइका सीट या प्लाई के अंदर या कोई धात्विक सीट होती है उसके अंदर आपको गोल शेप में कोई आपको होल निकालना हो या कटिंग करनी हो तो आप इससे मार्किंग कर सकते हैं,
ठीक है, आपका जो कंपास होता है उसी टाइप का होता है, इसमें मार्किंग करना है, कितनी गोलाई, कितने राउंड शेप में आपको काटना है, किस डिजाइन में काटना है, उससे मार्किंग करो और उसकी कटिंग करो। ये होता है आपके साइज मापने के लिए, व्यास मापने के लिए, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड जैसे मान लो कि पाइप है, पाइप देना मेरे को, उसका बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास अगर आपको मापना हो, बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास मापना हो तो आप ये कैलिपर यूज कर सकते हैं। जैसे बाहरी व्यास मापना हो तो ये आउटसाइड कैलिपर है, जिसकी आगे की जा मुड़ी हुई है वो तो होता है आउटसाइड, और बाहर की साइड मुड़ी हुई है वो इनसाइड। आउटसाइड कैलिपर क्या यूज कैसे होता है, जैसे मान लो ये पाइप का व्यास है, इसका बाहरी व्यास अपने को निकालना है तो इसको बाहर की तरफ से अपने इसको टाइट करके जो आपके कैलिपर का जो साइज है उसके अनुसार इसका व्यास माप सकते हैं। अब जैसे बाहर की साइड में मैंने इसको फिक्स कर लिया, टच कर लिया ना, अब इस कैलिपर के अंदर जितनी ये दूरी है इसका आप माप तोल कर लो, वो इसका बाहरी व्यास हो जाएगा। अगर मेरे को आंतरिक व्यास निकालना हो तो आंतरिक व्यास, ये आंतरिक आपका कैलिपर है इनसाइड, उससे अपन निकाल सकते हैं। जैसे इसको अंदर से कस दिया, अब ये टच हो गया दोनों साइड से, आप टच करके देख लेना इसमें, और टच करके अगर आसानी से डल रहा है इसके अंदर, जिस साइज में आपको करना है इसको निकालो और इसका भारी ये आंतरिक व्यास है उसका माप तोल करो और आंतरिक व्यास का पता लगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे टूल। आगे टूल है आपके, पकड़ा दे जाओ मेरे को, एक टूल पकड़ाते जाओ। ये है आपके पुल्लर, एक होता है आपका बेरिंग पुल्लर, एक होता है पुली पुल्लर। जिसके अंदर 3 जा होती हैं वो तो आपका पुली पुल्लर, जिसके अंदर 2 होती हैं वो बेरिंग पुल्लर। मशीन की शाफ्ट के अंदर पुली भी लगाई जाती है और आपका बेरिंग भी लगाया जाता है। जैसे वो कपलिंग, आगे कपलिंग लगी हुई है, इस टाइप में पुली लगती है, या कपलिंग को भी बाहर निकालना हो तो आप किसका यूज करेंगे, पुली पुल्लर का। ठीक है, अगर मान लो कि किसी शाफ्ट पे बेरिंग फंस गया है तो बेरिंग को बाहर निकालने के लिए बेरिंग पुल्लर यूज करते हैं। ठीक है, ये है आपकी वाइस। वाइस किसी जॉब को पकड़ने के लिए काम में ली जाती है। वाइस भी अपने जॉब के अनुसार और जॉब के आकार प्रकार के अनुसार कई टाइप की होती हैं। जैसे ये है हैंड वाइस। क्या है, हैंड वाइस। को छोटा जॉब हो, उसको पकड़ना हो, इसकी फाइलिंग या कटिंग करना हो तो आप हैंड वाइस से पकड़ सकते हैं। अगर कोई जॉब बड़ा हो और आपको काटना हो या कुछ फाइलिंग करना हो तो ये बेंच वाइस है, बेंच के ऊपर आराम से कस करके उसको कटिंग फिटिंग कर सकते हैं। ये कि ये पाइप वाइस। पाइप वाइस में भी आप गोल टाइप का कोई जॉब हो उसको पकड़ कर काटना या उसको फाइलिंग करना आसानी रहती है। ये आपकी पाइप वाइस, ये होती है आपकी बेंच वाइस, और ये है आपकी हैंड वाइस। एक है सी क्लैंप, उसके पास में जो सी क्लैंप पड़ी है ना, सी वाइस बोलते हैं इसको, सी क्लैंप। इससे अगर कोई उबड़ खाबड़ जॉब हो उसको अगर आसानी से अपने से पकड़ सकते हैं। इसको तो फ्लैट जॉब आ गया, राउंड जॉब आ गया तो उससे पकड़ सकते हैं। मान लो ऐसा कोई जॉब आ गया जिसमें उसका उबड़ खाबड़ जगह हो, जिससे अपन पकड़ने में इस वाइस से दिक्कत आ रही हो। जैसे मान लो कि इसको मेरे को यहाँ से पकड़ना है तो इस वाइस से तो अपने इससे पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको तो जैसे फ्लैट जॉब चाहिए तो उस फ्लैट जॉब को तो पकड़ लेगा आसानी से। अगर कोई भी उबड़ खाबड़ जॉब हो और जहां से आप पकड़ना चाहो तो वहां सी क्लैंप यूज कर सकते हैं। जैसे सी क्लैंप है, इससे आप जो भी टेढ़ा मेढ़ा जॉब होता है उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को ये जॉब है, इस जॉब को मेरे को केवल यहाँ से पकड़ना है, ये पूरा तो ये वाइस में आएगा नहीं आपकी फ्लैट वाइस में, तो अब इसको अपना आसानी से यहाँ से पकड़ सकते हैं सी क्लैंप से। जहां भी आपको पकड़ना हो वहां ये सी क्लैंप लगा सकते हैं। सी वाइस बोल दो या सी क्लैंप बोल दो इसको। इसको आसानी से आप जहां पकड़ना चाहिए वहां आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। पकड़ लिया ना इस जॉब को, अभी इसको आगे से डैमेज होने का कोई खतरा नहीं। तो यह है सी क्लैंप। ठीक है, चलो यह है आपका जिमलेट। अगर कोई आपको किसी सनमाइका का सीट या लकड़ी के अंदर छोटा होल निकालना हो तो आराम से आप इससे इस जिमलेट से घुमा घुमा करके हाथ से इससे छोटा होल निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे बड़ा अगर आता है साइज में उसको बोलते हैं ओंगर। ये तो छोटा होल निकालेगा, अगर इससे ज्यादा आपको बड़ा होल निकालना तो ये आता है ओंगर, इससे बड़ा आता है। ठीक है, ओंगर। यह है आपकी ड्रिल। यह हैंड ड्रिल मशीन है। एक यहाँ इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन और होगी। हैंड ड्रिल मशीन, हाथ से अपन किसी जॉब के अंदर छिद्र निकालना हो तो वो हैंड ड्रिल मशीन से निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि आसानी से आराम से आप छोटा होल निकाल सकते हैं, आपको जल्दी
नहीं निकालना पड़ेगा, इसमें आराम से जैसा घुमाओगे वैसा। अगर आपको स्पीड से कोई होल निकालना हो और गहरा होल निकालना तो आप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन है। कौन सी है? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। और ये है हैंड ड्रिल मशीन, ये बिजली से चलती है, आप हाथ से घुमाओगे तो चलेगी। ये आपकी ट्राई स्क्वायर, इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, दूसरा नाम है गुणिया। ये समकोण मापने के लिए काम में ली जाती है। आप जैसे वायरिंग कर रहे हो, इसमें समकोण पे सही हो रही है या नहीं हो रही, समकोण मापने के लिए अपन ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है। अब आ गई अगला टूल आपका, कौन सा टूल है? ये है ग्रीस गन। ग्रीस गन आपके मशीन के अंदर बेरिंग लगाए जाते हैं। बेरिंग के अंदर अगर आपको ग्रीस लगाना हो ताकि वो आसानी से आपके रोटर या आर्मेचर को घूमने में स्वतंत्रता प्रदान करे। जैसा मान लो कि आप इसके अंदर बेरिंग है, बेरिंग जाम हो जाता है कई बार, तो उसमें अपन ग्रीस या ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल से क्या हो, लुब्रिकेशन बढ़ जाता है उसका। तो लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए अपन क्या लगाते हैं? ग्रीस। अब ये इसके अंदर ग्रीस गन है तो इसके अंदर ग्रीस भरा जाता है, और इसको अपन, इस पंप को अपन दबाएंगे तो इस नोब से आपका ग्रीस निकलेगा, और आपको जहां भी लगाना हो वहां इस पंप नोब को सेट करके इसको दबाओगे तो वहां ग्रीस लग जाता है। अगर मान लो कि आप ग्रीस नहीं लगाना चाह रहे हो तो ऑयल भी लगा सकते हैं। आपके पास ऑयल कैन है, इसमें मोबिल ऑयल डाला जाता है। मोबिल ऑयल से, ये भी इसमें भी पंप है ना, प्रेशर से आप मोबिल डाल सकते हैं। ठीक है। यह है आपकी चिजल, जिसको बोलते हैं छेनी। छेनी भी दो प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड छेनी होती है और एक फर्मर छेनी, पतली छेनी हो रहे हैं। कोल्ड चिजल का उपयोग किया जाता है धात्विक चद्र या प्लेट को काटने के लिए, और फर्मर चिजल का सनमाइका सीट या लकड़ी के बोर्ड को फिनिशिंग देने के लिए अपने फर्मर छेनी यूज करते हैं। ये फर्मर छेनी छोटी पतली होती है, वो आपकी सनमाइका सीट या लकड़ी के बोर्ड होते हैं, वायरिंग बोर्ड, उसको फिनिशिंग करना, कोई भी आकृति देना, काटना पीटना। जबकि ये जो कोल्ड चिजल होती है ना, कोल्ड चिजल का उपयोग किया जाता है धात्विक चद्र या धात्विक चद्र या धात्विक। चलो अब अपन करते हैं बात आपके फाइल की। फाइल रेती। रेती भी आपकी कट के अनुसार, आकृति के अनुसार और आकार के अनुसार कई प्रकार की होती है। जैसे पहले कट की बात कर लेते हैं। पहले तो ये है रास्प कट, जिसके अंदर मोटे मोटे दांते होते हैं। ये किसी भी जॉब को ज्यादा कटिंग करती है, मतलब अगर खुरदरा कटिंग करना हो किसी जॉब को तो ये रास्प कट फाइल आपने यूज करते हैं। एक होती है सेकंड कट, डबल कट, सिंगल कट। ये रहती है, ये आपकी सिंगल कट है। सिंगल कट के अंदर स्मूथ रहती है, स्मूथ फाइल बोलते हैं इसको। ठीक है। एक होती है डबल कट। ये देखो डबल कट है, इसमें चौकोर खांचे कटे हुए हैं ना, चौकोर दिख रहे हैं, इसमें सिंगल लाइन है, इसमें डबल है, ये डबल कट में। ठीक है। ये आपकी सिंगल कट हो गई, डबल कट हो गई, स्मूथ हो गई, रास्प कट हो गई। ये तो कट के अनुसार प्रकार हो गए इनके। रेती का मेन काम है किसी जॉब को थोड़ा थोड़ा करके या तो उसको छीलना, घिसना या उसको फिनिशिंग देना। ठीक है, स्मूथ बनाना, फिनिशिंग। अब अपना आकृति की बात करें, आकृति के बात करें तो ये कौन सी है? ट्रायंगुलर। तिकोनी रेती भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर। इसका भी उपयोग कहाँ करते हैं? जो अपने हेक्सा ब्लेड होती है ना, हेक्सा ब्लेड हो गई, आपकी टेनन सा ब्लेड हो गई, आपकी की होल सा हो गई, तो उनके अंदर दांतों को धारयुक्त करने के लिए। ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूं इस रेती की, तो ये कौन सी रेती है? फ्लैट। ये फ्लैट है दोनों, है ना, आकृति के अनुसार। ये फ्लैट हो गई, वो ट्रायंगुलर हो गई। एक होती है वर्गाकार। वर्गाकार देखो इधर, ये है हाफ राउंड। देखो आधी फ्लैट है, आधी राउंड शेप में, इसको बोलते हैं हाफ राउंड।
एक होती है राउंड, जो चारों तरफ से ही आपको गोल आकृति की मिलेगी, ये होती है राउंड। एक होती है वर्गाकार, जो चौकोर होती है, चौकोर रहती है। देखो इधर उधर एंड टूल में ही ये वर्गाकार मिल गई ना, ये वर्गाकार रहती है। कितने टाइप दिखा दिए मैं आपको, आकृति की पहले बात कर लेता हूं। ये है फ्लैट, ये है हाफ राउंड, ये है फुल राउंड, ये कौन सी है, स्क्वायर वेव, स्क्वायर फाइल, और ये है ट्राइंगुलर है ना, इधर ये ट्राइंगुलर, स्क्वायर, फुल राउंड, हाफ राउंड, फ्लैट। ये कट के अनुसार तो मैंने बताई दी, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, स्मूथ, ऐसे ही आकृति के अनुसार भी है ना। ये तो कट के अनुसार मैंने आपको अलग अलग बता दी, एक जिसमें डबल कट है तो डबल कट हो गई, सिंगल कट है तो सिंगल कट हो गई, मोटे दांते रास्प कट हो गई, पतले दांते बारीक दांते हैं तो वो स्मूथ फाइल हो गई, है ना, कट के अनुसार। और वैसे आकृति के अनुसार सबका काम ये है किसी जॉब को फिनिशिंग देना। ये आपका हैमर आ गया, ये है आपका लकड़ी का हैमर, जिसको बोलते हैं मैलेट। क्या बोलते हैं, मैलेट। मैलेट कोई भी हल्की चोट देने के लिए, किसी चादर या वायर को सीधा करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। दूसरा, ये आपके जो हैमर आपके पास रखे हुए हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं काम के अनुसार। ये बॉल पिन हैमर, ये जो बॉल टाइप में है ना, इसको बोलते हैं बॉल टाइप। एक साइड में फेस इसका प्लेन है, एक साइड में बॉल टाइप, तो बॉल पिन हैमर हो गया। इसका उपयोग भी अपन किसी जॉब को ठोकने पीटने के लिए करते हैं। ये होती है आपकी कलाई हैमर, कलाई हैमर, इसका एक साइड में फेस है, एक साइड में कटिंग लगी हुई है इसके फेस में। तो इसको क्या काम करते हैं, किसी कील को ठोक भी सकते हैं, अगर कील फंस जाती है तो उसको बाहर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और कौन सा है, क्रॉस पिन। एक होता है स्ट्रेट पिन, स्ट्रेट पिन के अंदर ये पिन सीधी हो जाती है इसके फ्रंट के अंदर, ठीक है। ये क्रॉस पिन हैमर, ये भी हल्की चोट लगाने के लिए और तंग जगह पर चोट लगाने के लिए काम में लिया जाता है, छोटा सा होता है, ठीक है। अब अगर आगे चलते हैं, ये आपका रंदा, ये किसी आपका जो सनमाई का सीट या कोई लकड़ी का बोर्ड बनाना और उसको भी फिनिशिंग देना हो, कहीं से उबड़ खाबड़ जगह उसको प्लेन बनाना हो तो अपने रंदा यूज करते हैं। ये है बलो लैंप। बलो लैंप मोटी केबल पे अगर आपको ज्वाइंट करना हो, ज्वाइंट पर सोल्डरिंग करना हो, तो उस ज्वाइंट को गर्म करने के लिए, इसका नाम है बलो लैंप। ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट, इसके अंदर आपका सोल्डरिंग वायर पिघलाया जाता है, इससे आग की लुक निकाली जाती है, उसे पिघला करके और मोटी केबल के जॉइंट पर इस करछी के माध्यम से पिघले हुए सोल्डर को निकालकर उस जोड़ पे डाला जाता है। जैसे ही आपका सोल्डरिंग वायर सूखेगा वैसे आपका जोड़ मजबूत हो जाए। तीनों का नाम अलग अलग है, मेल्टिंग पॉइंट, बलो लैंप, करछी, ठीक है। ये भी यही है, एक ही बात है, इन दोनों का ये एक ही काम, अलग अलग आकृति में हो गए, है ना। ये है आपकी हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम बहुत, वैसे तो हो गई दोनों, हेक्सा ब्लेड भी लगी हुई है, हेक्सा फ्रेम भी लगी हुई, तो ये हो गई हेक्सा, अगर नाम ले तो हेक्सा ब्लेड और हेक्सा फ्रेम, ठीक है। क्या काम करते हैं, हाँ, कोई भी धात्विक जो हो उसको काटने के लिए काम में लिया जाता है। अगर लकड़ी का सनमाई का सीट का हो तो उसमें अपने टेंडन सा की होलसा का यूज करते हैं, ठीक है। यह है पाइप कटर, जीआई पाइप या कंड्यूट पाइप को आपको काटना हो राउंड शेप के अंदर तो अपन पाइप कटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये ट्यूब कटर, कोई अपने कोई मान लो कि कहाँ जहां आपको ज्वाइंट करना हो, ट्यूब, ट्यूब जानते हो, ट्यूब रबड़ की ट्यूब होती है, उसको काटने के लिए ट्यूब कटर यूज करते हैं। ये जैसे ये आपके पाइप का काटता है, ये रबड़ की ट्यूब को काटता है, ट्यूब कटर होता है इसका, ठीक है। ये होते हैं आपके सोल्डरिंग बिट, जिसको कॉपर बिट के नाम से भी जानते हैं ना, सोल्डरिंग कॉपर बिट। पहले अब मान लो कि लाइट व्यवस्था कम थी तो उसको किसी चूल्हे पर इसको गर्म करके और फिर इससे सोल्डर वायर पिघलाया जाता था, ठीक है। ये एक ही बात है, दोनों की आकृति में चेंज हो। ये है आपके
डाई सेट, जैसे मान लो आपके पाइप के अंदर चूड़ी काटनी हो, ये डाई भी बाहरी और आंतरिक आती है। अंदर अगर पाइप को चूड़ी काटनी हो तो आंतरिक डाई काम में लेते हैं और बाहर चूड़ी काटते हो बाहरी डाई। तो ये इसमें देखो ये डाई होल्डर है, इसके अंदर इसके साइज के अनुसार इस पाइप को लगा करके इस डाई होल्डर को अपन घुमाते हैं, तो डाई के अंदर चूड़ी कटी होती है, उसी शेप में आपके इस पाइप पर भी चूड़ी कट जाता है। ठीक, ये है आपका रेचिट ब्रेस। जैसे आपने मैं बताया था कि अगर उबड़ खाबड़ जगह हो, उबड़ खाबड़ जॉब हो, तो उसको पकड़ने के लिए सी क्लैंप काम में ले रहे थे ना, उसी प्रकार उबड़ खाबड़ ऐसी जगह जहां आपको ड्रिल करने में दिक्कत आ रही हो, तो वहां अपन सी क्लैंप से करते हैं। यहाँ ड्रिल बिट फंसाया जाता है इसके अंदर। अब जैसे मान लो कि इसमें मेरे को ये हॉरिजेंटल कंडीशन में करना है, तो इसको दबाओ और इसको घुमाओ और निकालो। ये नीचे से निकालना हो तो नीचे से पकड़ करके आप घुमा सकते हैं, जबकि ड्रिल हैंड ड्रिल को अपन नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रिक ड्रिल को नहीं लगा सकते, है ना। ये आपके इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर आपके पोल पे लगाए जाते हैं ना इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर है? पिन टाइप इंसुलेटर। इसमें भी आपका जो लाइन का वोल्टेज रेटिंग के अनुसार अलग अलग रेटिंग के होते हैं। ये कितने रेटिंग तक का है? 33 केवी तक यूज करते हैं। ठीक है, इससे छोटा आ गया तो वो 11 केवी तक। ठीक है, ये कौन सा है? स्टे इंसुलेटर या एग इंसुलेटर भी बोलते हैं। स्टे जो पोल है, अपन कोई मोड़ पे स्टे लगाते हैं ना, तो उसमें आपका माप तो लिखा होता है कितने? 3.3 मीटर, 3 पॉइंट कुछ होता है उसमें, 3.04 मीटर के लगभग ये स्टे इंसुलेटर लगाया जाता है, ताकि कोई भी लीकेज करंट पोल से आए वो नीचे जमीन में कोई पशु पक्षी कोई आदमी को टच ना करे, वो यहाँ ही रुक जाता है इसके नीचे। ठीक है, यहाँ दो देखो इसमें पोल निकले हुए हैं, एक साइड में पोल को बांधा जाता है, एक साइड में जमीन को बांधा। ये कौन सा है? सैकल इंसुलेटर। ये किसी घुमाव पर या पोल के आखिरी छोर पे लगाया जाता है। ठीक है, हाँ। ये आपका डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर हाई वोल्टेज लाइन पे लगाया जाता है। एक डिस्क की रेटिंग 11 केवी होती है। जैसे 33 केवी की है तो 3 इंसुलेटर लगा दिया, 66 केवी की है तो 6 लगा दिए। ये डिस्क इंसुलेटर है जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन इन लाइनों पर लगाया जाता है। हाँ, ये आपका इधर से आ गया, हैमर वगैरह आ गया। और आपके ये है आईसीटीपी और आईसीडीपी नाइफ स्विच। ये है आपके आईसीटीपी नाइफ स्विच, जिसके अंदर 3 है ना, दूसरा देखो ये टीपी है। इसके अंदर देखो 3 इनपुट के हैं, 3 इनपुट के इधर हैं और बीच वाले से आउटपुट लेते हैं। ये है नाइफ स्विच, चेंज और स्विच। क्या है? चेंज और नाइफ स्विच। प्रकार की बात करें तो आईसीटीपी ट्रिपल पोल नाइफ स्विच, ट्रिपल पोल चेंज और नाइफ स्विच होता है। ठीक है, अगर मैं 3 फेज की बजाय सिंगल फेज में ले तो डबल पोल, ये आपके डबल पोल है, डबल पोल चेंज और नाइफ स्विच। हाँ, नाइफ। ठीक है, इससे अपन 2 साइड से सप्लाई ले सकते हैं। जैसे अल्टरनेटर हो गया आपके पास, ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई आ गई, जिससे आप कनेक्ट करना चाहो इनपुट को आउटपुट को, उससे आप कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर से करना तो ऊपर कर दो, अगर अल्टरनेटर से करना तो नीचे कर दो। ठीक है, ये चेंज और स्विच आते हैं इसमें, इसको नाइफ स्विच बोलते हैं अपन, है ना। अब ये मेन आपके जो हैंड टूल्स थे मैंने बताए, जो काम में आने वाले थे आपके, स्पेशली इलेक्ट्रीशियन के पास हैंड टूल होना बहुत जरूरी है। तो पहले आप हैंड टूल्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हैंड टूल किस काम के लिए लिया जाता है, यूज किया जाता है। अब अपन प्रैक्टिकल करेंगे स्टार्ट। आपका सेकंड प्रैक्टिकल था सेफ्टी। सेफ्टी के अंदर आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए। टावर क्लाइंबिंग कैसे की जाती है वो बताएंगे सेफ्टी पर्पज के लिए। क्या क्या आपको पीपीई किट के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट आते हैं, क्या क्या आपको पहनने चाहिए। और उसके बाद अपन करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3 से स्टार्ट वायरिंग की। उसमें आपको प्रैक्टिकल पहले मैं लिखवाऊंगा, हर स्किल टेस्ट में प्रैक्टिकल लिखवाते हैं।
तो स्किल टेस्ट के अंदर प्रैक्टिकल का जो लिखने का प्रोसेस है वो कैसा है, वो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहले सभी प्रैक्टिकलों की अपन लिखेंगे थ्योरी। थ्योरी का मतलब है कि प्रैक्टिकल लिखने में कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो पॉइंट लिखवाने के बाद हर प्रैक्टिकल बाद में करवाएंगे, पहले लिखवाएंगे, समझाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। थैंक यू।